हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम यहाँ पर फ़िलहाल हमने क्या किया हुआ बीएसएफ और सीआईएसएफ का जो एग्ज़ाम होना है 18 तारीख को, सॉरी बीएसएफ और सीआईएसएफ को जब एग्ज़ाम होना है 18 तारीख को, हम क्या कर रहे हैं उसका एक ओवरव्यू वाला सेक्शन देख रहे हैं। रीजनिंग का सेक्शन हमने कवर किया था, एक ही वीडियो में आपको बताया था किस तरह का रीजनिंग का पेपर आ सकता है और किस तरह से हमने प्रिपरेशन करनी है। उसी तरह से कल की वीडियो में हमने इंग्लिश को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का पोर्शन कवर कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनका भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। हाँ, किस किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी वो उनको भी समझ आ जाएगा। तो सभी के लिए एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। और एक आपको पता है कि एक दो दिन में आप सब कुछ कवर कर नहीं सकते हो, बट आपको पता लग जाएगा किस तरह का पेपर होता है और आपको जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा आप उनमें से 1 से 2 वीडियो टॉपिक जो है उसकी रिविजन कर सकते हो। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जेकेएसएसबी मैथमेटिक्स की, वहाँ पे कई सारी वीडियोस मिलेंगी। जो टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगेगा उसके आप 1-2 सेक्शन स्टार्टिंग में जो लेक्चर हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके एग्जाम में। देखो, कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ कंफर्म नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट जितने कराऊंगा ना क्वेश्चंस, उसमें से कई तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखो क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जाएगा फाइंड द यूनिट डिजिट। आपको यूनिट डिजिट निकालना है। इस तरह से आपके सामने सम रहेगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6 8 9 2, फिर इसको मल्टीप्लाई किया हुआ आगे 3 5 6 8 के साथ, 3 5 6 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर गिवन है 7 2 3 9, 7 2 3 9, फिर इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 6 2 4 के साथ, ठीक है। 3 6 2 4 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब हो सकता है आपके एग्जाम में पूछोगे कि बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्लियर हो गया, ऐसे पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको कई सारे ऑप्शंस तो क्वेश्चन में होंगे ही होंगे। अब इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना तो डिफिकल्ट बन जाता है ना, तो इन सभी को मल्टीप्लाई कैसे करोगे। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपने कुछ नहीं करना। आपने क्या काम करना है, इसको बोलते हैं वंस प्लेस या फिर यूनिट डिजिट। हम बोलते हैं ना वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, इस तरह से चलते रहते हैं। ये जो वंस वाली प्लेस होती है ना, इसे यूनिट डिजिट भी कहा जाता है। आपने सिर्फ यूनिट डिजिट का ध्यान रखना है, बाकी सभी के सभी नंबर्स को भूल जाओ। आपने क्या करना है, जो ये फर्स्ट नंबर आ रहा है ना यूनिट डिजिट वाला, सिर्फ आपने इस पर फोकस करना है, बाकी सबको भूल जाओ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ का यूनिट डिजिट 2 था, मल्टीप्लाई का साइन है, मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। ये 8 है, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन कर दिया। ये 9 है, वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन। और 4 है, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये काम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में काम आता है, ठीक है। यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। आपने क्या कर दिया, जो फर्स्ट नंबर है वंस प्लेस वाला है, या यूनिट डिजिट बोल दो, आपने वो सब कुछ यहाँ पर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज रख दो। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 36 आ जाएगा, एज इट इज आ गया। फिर से आपने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट वालों को मल्टीप्लाई कर दो। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 आ जाएगा। अब आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होंगे। अगर आपको सिंपली कहा जाएगा ना कि यूनिट डिजिट निकालो, अगर सिंपली आपको ऐसे कहा जाएगा तो आपका आंसर 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट आपका 6 आ गया। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है ना, आपके सामने कई सारे ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। उसमें से एक ऑप्शन आपका ऐसा होना था जिसके लास्ट में 6 आ रहा था। मान लीजिए ऐसा नंबर होता 4 3 1 5 3 2, ऐसा करके कुछ नंबर होता। एक ऐसा नंबर आना था जिसके यहाँ पर 6 आना था, जहाँ पर भी लास्ट में 6 आ गया या 1 स्पेस में 6 आ गया, वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए हो इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। आपने पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना होता है वहाँ पर, या फिर यूनिट डिजिट बोलेगा, आपने 1 प्लेस वाले सभी नंबर को मल्टीप्लाई करते करते जो यूनिट डिजिट नंबर आता है ना, वो आपको बताना होता है। जैसे नंबर था 3 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 2 1। अब इसको बोलेगा मल्टीप्लाई करके बताओ। आपने पूरा मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, आपने यूनिट डिजिट देखना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 9। तो जिस भी नंबर के लास्ट ऐसे 1 प्लेस में ना 9 होगा, वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 5 3 2 1, ऐसे कई सारे ऑप्शन होंगे, जहाँ पर 1 प्लेस में 9 आ जाएगा, वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे कि कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। अब थोड़ा सा ना, ये वो क्वेश्चन थे जो मैं जेकेएसएसबी क्लास 4 में नहीं डिस्कस किए थे, क्योंकि वहाँ के सिलेबस में नहीं है ये वाले। बट फिर भी यहाँ पे आपके बीएसएफ की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें, वहाँ पे कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तभी डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आगे हम बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि a इंटू बी, कि a इंटू बी जो है वो किसके बराबर है। कहा गया था a इंटू बी जो है वो a प्लस बी, वो a प्लस बी प्लस a अपॉन बी के बराबर है, ठीक है। ये a है, ठीक है। कहा गया कि a इंटू बी जो है वो इसके बराबर है, ऐसे आपको कहा गया है। आपको बताना है कि 12 इंटू 4 किसके बराबर हो जाएगा। आपको कहा गया था कि क्वेश्चन में इफ a इंटू बी इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
12 इंटू 4, बताओ ये क्या हो जाएगा। अब कैसे करोगे, उसने दिया तो a प्लस बी है, तो इसके बारे में पूछा है, तो कुछ नहीं है, आप इसको a मान के चल लो, इसको b मान के चल लो, ठीक है। स्टेटमेंट जैसे मर्जी हो, आपको a इंटू बी दिया हुआ था ना, और ये भी इंटू वाली चीज़ है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो सिंपल जहाँ पर भी a है वहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो, जहाँ पर b होगा वहाँ पे 4 लिख देना। तो a की जगह मैं 12 लिखते जा रहा हूँ, b की जगह मैं 4 लिख देता हूँ, प्लस a की जगह मैं 12 लिखूंगा, b की जगह 4 लिखूंगा, बस ये तो काम करना है। 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, या आपने 16 लिख दिया, प्लस 12 में से 4 डिवाइड कर लो तो 3 आ जाएगा। ऐसे करना है तो 19 आपके पास आंसर आ जाएगा। और ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन पे 19 था, तो वो आपको करेक्ट आंसर हो जाना था। ये आपको समझ आया होगा कैसे करते हैं। कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी, जैसे अपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, a की पावर m जो है, कैसे आपको 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n की बात करें, ये किसके बराबर होता है, a की पावर m प्लस n, मतलब अगर बेसिस सेम हो जाते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, समझ गए ना। ये आपके कई जगह काम आने वाला है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। फिलहाल हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन था, कहा गया था कि 2 की पावर -2 की पावर 2, ये किसके बराबर हो जाएगा। कई सारे ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में तो नहीं होंगे ये वाले क्वेश्चन के, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, 2 की पावर -2 है, उसकी पावर 2 किसके बराबर हो जाएगा। सिंपल है, आप क्या कर सकते हो, इसको 1/2 की पावर 2 कर सकते हो। जब ये पावर नेगेटिव में आ जाती है ना, उसको डिनोमिनेटर में ला सकते हो। तो डिनोमिनेटर में मैं कैसे लाया, 1/2 की पावर 2 कर दिया, ठीक है। अब पूरे का स्क्वायर था ना, हम पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब 1 को वैसे लिख दिया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, और ब्रैकेट के बाद पूरा स्क्वायर था वो मैंने एज इट इज लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, तो 1/16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसा भी आपके ऑप्शन में था, तो ठीक है। क्लियर हो गया कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को। आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे ज़्यादा, इसी लेवल के रहने वाले। जैसे एक क्वेश्चन की हम और बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन भी ईजी, कोई डिफिकल्ट वगैरह नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, यहाँ पर कहा गया था 2 की पावर x प्लस 3, कहा गया था 2 की पावर x प्लस 3 जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। आपका ऐसा किया दिया गया क्वेश्चन में कि 2 की, दिख रहा है ना आपको सब कुछ, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। 2 की पावर x प्लस 3 जो है वो 8 के बराबर है, तो आपको बताना था x बताओ, आपको बताओ x जो किसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ना x की वैल्यू चाहिए। अब इसको इक्वेट करने के लिए आप क्या करोगे पता है, 2 की पावर x प्लस 3 तो वैसे लिख दो, आप कुछ ऐसा करो कि ये भी 2 की पावर में आ जाए। अब आपको वो क्वेश्चन में वैल्यू ही ऐसी दिया करेगा कि जो सेम टू सेम आ जाए। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2 की पावर अगर मैं 3 कर दूँ तो 8 आता है, मुझे पता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, इसका मतलब क्या है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो वो आपको यहाँ पर वैल्यू ऐसी दिया करेगा जो आपको सिंपल सेम टू सेम आंसर आ जाए। जैसे यहाँ पर अगर गिवन होता 3 की पावर x प्लस 3 जो है, क्या पता वो आपको 27 दे देता। अब 3 की पावर 3 करते 27 आपके पास आंसर आ जाता। क्लियर हो गया, इस तरह से भी कुछ भी हो सकता है, तो वो टेंशन नहीं लेना, वो सब कुछ आपको ईजी बना कर देगा। अब जब मैंने इस तरह से कर लिए ना, बेस सेम कर लिए, अब मैं इन पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे पास वही चीज़ है, ये भी मेरे पास वही चीज़ है, मैं पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ अब कि x प्लस 3 जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा, तो ये 3 वहाँ पर चला जाएगा, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, x हमारे पास 0 बन जाएगा। समझ गए, लेकिन कंडीशन क्या है, जो चीज़ यहाँ पर है ना वही चीज़ आपका यहाँ पर भी बनना चाहिए, बेस सेम रहना चाहिए आपका। क्लियर हो गया, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन की बात करें, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था। चलो मैं थोड़ा सा इसको ना व्हाइट बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। बाकी आपको बताऊंगा जैसे जैसे करवाता जाऊंगा ना, आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी मैथमेटिक्स की, वहाँ पे जाके वीडियोस को देखना। अगर करना चाहते हो ना, लगता है कि हाँ ये टॉपिक ईजी है, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, वो जाके ट्राई ज़रूर करना। जैसे एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर कहा गया था कि 144 डिवाइड बाई, और आपको बताना चाहूँगा जो आपका मॉडल पेपर आपने मुझसे शेयर किया था ना स्टूडेंट्स ने, कि ये मॉडल पेपर है, इस तरह का पेपर सेट होता है बेसिक का। तो जो सिलेबस था और जो मॉडल पेपर है उसमें टॉपिक्स जो है ना वो थोड़ा आगे पीछे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में है ही नहीं बट मॉडल पेपर में थे, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा है वहाँ पर क्रिएट होता है। तो मैंने क्या किया, वहाँ पर कुछ और जो एसएससी लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना वहाँ के 10th बेस वाले या बीएसएफ वगैरह वाले, उसके भी थोड़े से क्वेश्चन उठाए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें, इस तरह से कहा गया था 144 डिवाइड बाई 0.144 जो है वो किसके बराबर है, वो 14.4 डिवाइड बाई x के बराबर है। ये चीज़ आपको गिवन थी, आपको बताना था x किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक से आपको कैलकुलेशन करनी थी, आपकी x की वैल्यू आ जाती थी, ठीक है, x की वैल्यू आपको बतानी थी। अब कैसे करोगे आप, देखो 144 है, मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ। ये जो 0.144 है ना, इसको भी मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, नीचे 3 जीरो लगा दूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे ना, तो मुझे 3 जीरो लगाने होंगे। क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे डिवाइड में ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, जब एक पोर्शन है उसके ऊपर नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की जगह एक और नंबर आ गया ना तो ये उठ के ऊपर की तरफ चला जाता है, तो मेरा 1000 जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। क्लियर हो गया? ये बेसिक सा रूल होता है मैथमेटिक्स का जिसमें फॉलो करना होता है। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इक्वल्स टू कर लेते हैं 14.4 डिवाइड बाई एक्स, हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी आप चाहे 144/10 कर सकते हो, जैसे मर्जी करो। जैसे 144 कट जाएंगे तो x यहाँ पर आ जाएगा, तो x किसके बराबर हो जाएगा 14.4 डिवाइड बाई 1000 हमारे पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है ना। आपके जो ऑप्शन थे वहाँ पे बिल्कुल सिंप्लीफाई किया हुआ था, आपको जीरो हटाने थे। 3 जीरो है ना, 3 जीरो का मतलब क्या है, 3 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना होगा, 3 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना होगा। तो यहाँ पे 14.4 तो है, आपको 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक आप अपने से खुद से डिजिट ऐड करोगे तो 0.0144 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप हटा दोगे तो 0.0144 आपको 0.0144 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा था। हालांकि आपको स्क्रीन में दिखा नहीं होगा क्वेश्चन ये वाला। अगर ऐसा होता ना कुछ कि 144 डिवाइड बाई 1000 होता, आप क्या करते 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते, यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाता। बट यहाँ पर पहले से एक पॉइंट लगा हुआ था ना, यहाँ पर पहले से पॉइंट लगा हुआ था और इस तरह से है। अब आपने उस पॉइंट को छोड़ के 3 डिजिट छोड़ने, इस पॉइंट को भूल जाओ, ये पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, एक डिजिट आपको और खुद से लगाना पड़ा तो पीछे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये कहा गया, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा बेसिक है। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है, 489 इस तरह से गिवन है प्लस 375 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये कंडीशन गिवन थी। फिर साथ में गिवन था पे -498, ये 8 क्या बन गया 489, सॉरी यहाँ पे गिवन था 489 और साथ में गिवन था -375 का होल स्क्वायर। डिवाइड में क्या गिवन था आपको, डिवाइड में गिवन था 489 इंटू 375, ये आपको गिवन था। आपको बस ये चीज़ें गिवन थी, आपको बताना था इसको सॉल्व करके। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी थी। क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या है, अब देखो इस तरह की चीज़ों को ना पूरा नहीं सॉल्व करना होता है। आपको दिख रहा है सेम चीज़ रिपीट हो रही है, 489375 489375 489375, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। हम क्या करते हैं पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे लगा देते हैं। कैसे करेंगे हम यहाँ पे, इसको ए मान के चल लो, 489 को ए मान लो, 375 को बी मान लो। ठीक है, क्योंकि कई बार रिपीट हो रहा है ना, हम बिल्कुल सेम चीज़ों को लिखते जाएंगे, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। हम इनको कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं। हमने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय a इंटू बी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, मुझे पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इतना क्लियर हो गया। माइनस का साइन एज इट इज लगा देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसको हमने सॉल्व कर दिया, डिवाइड बाय a इंटू बी एज इट इज हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो एज इट इज आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, माइनस का साइन पहले था ना, फिर हमने इस चीज़ को लिखा था, मैंने अलग से लिख दिया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर बन जाएगा, ये बी स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा और ये 2ab जो है ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस 4ab आ जाएगा। और नीचे की तरफ बात करें तो a इंटू बी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे a स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab सॉरी ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 2ab और ये वाला 2ab ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 4ab बच जाएगा और नीचे हमारे पास a इंटू बी था, ये ab और ab कट जाएगा तो आपके पास आंसर जो है 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना सब कुछ, बिल्कुल दिख रहा है आपको। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो देखो यहाँ पर आपने क्या किया है, इनको आपने यूज़ ही नहीं किया, इनकी वैल्यू साइन कर दी और आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, आपका आंसर 4 आ गया। ठीक है, समझ गए हो? इस तरह की चीज़ों में ना आपको आइडेंटिटीज लगानी होती है, इनको वैल्यू साइन करनी होती है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन को नहीं बनाना होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। तो बेसिक था ना, आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं HCF LCF के कुछ बेसिक से क्वेश्चन, जो कि चांसेस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ज़रूरी नहीं कि वैसे क्वेश्चन आएंगे, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ अगर क्या पता आ जाएगा क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन, तो आप कर लोगे, किसी न किसी को बेनिफिट मिल जाएगा, क्या पता इस चीज़ का। तो वो चीज़ें बताना चाहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया सबसे पहले,
आपको HCF बताना है 36, 40 और 48 का आपको HCF बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम टेस्ट भी दिया था। यहाँ पर आपको क्या कहा गया 36, ठीक है। पहले हम HCF की बात कर रहे हैं। 36, 40 और 48 का यहाँ पर आपको HCF निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इनका HCF? देखो HCF कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा। आप इनके बीच का वर्ड्स के जो आपको नंबर गिवन है ना, इनके बीच का गैप निकालना स्टार्ट करो। ये गैप आ रहा है 4 का, ये गैप आ रहा है 8 का। जो बड़ा नंबर है ना आपके पास, जो बड़ा नंबर है, अब देखो क्या है, इसके टेबल में सभी आते हैं। 8 के टेबल में 36 आता है? नहीं आता, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरे नंबर बचा है, इसको देखो। 4 के टेबल में 36 आता है? बिल्कुल आ रहा है। क्या 4 के टेबल में 40 आता है? आ रहा है। 4 के टेबल में 48 आता है? आता है। इसका मतलब यही आपका HCF हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल थोड़ी सी अलग सी और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है 36 और 84, इसका आपको LCM कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हम HCF की बात करें। ये भी हमने HCF कैलकुलेट किया था, अब फिर से HCF कैलकुलेट करना है। इनके बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 40 40 तो 48 मेरे पास डिफरेंस आता है। तो क्या 48 के टेबल में 36 आता है? हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये तो HCF हो नहीं सकता। हमने इसको ब्रेक डाउन करना है, इसको फैक्टर निकालें। मुझे पता अगर मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास 48 आएगा, ठीक है। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 48 आएगा ना, बिल्कुल आएगा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे और भी आप कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें तो आप 3 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो 16 से, वो भी निकाल सकते हो। बट हमें सबसे पहले ये मुझे लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। अगर आप 3 × 16 कर लो, अगर 3 × 16 कर लो तो वो भी 48 ही होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें 16 के टेबल में 36 नहीं आता है, 16 के टेबल में 36 नहीं आता, इसका मतलब ये ढूंढ ही नहीं सकते आप, इसको छोड़ ही दो, ठीक है। पहले आपको बड़े नंबर देखने होते हैं। अब मैंने दूसरा बड़ा फैक्टर कौन सा निकाला? 12 × 4 वाला। यहाँ पर मैं पहले 12 से ट्राई करूँगा। क्या 12 के टेबल में 36 आता है? बिल्कुल आ रहा है। क्या 12 के टेबल में 84 आता है? बिल्कुल आता है। तो हमारे पास 12 हमारे पास HCF हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर जो पास नंबर था ना, जैसे यहाँ पे 48 आया, इसके टेबल में नहीं आ रहे, आप 48 को और ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर लो और सबसे बड़े नंबर से ट्राई करो। जैसे बड़ा नंबर 12 था ना, मैंने 12 से ट्राई किया तो क्या हो रहा था यहाँ पे? बिल्कुल हो गया। तो हमारे पास 12 यहाँ पे HCF आ जाएगा। जैसे हम और आगे बात करें यहाँ पर, तो ये HCF का हो गया ना, इतना बड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर है HCF को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम LCM की बात कर लेते हैं। LCM जैसे कहा गया 2, जैसे यहाँ पर कहा गया 2, 4 और 8, इसका LCM निकालना है। आप क्या करो, आप सबसे बड़ा नंबर देखो। पहले आपके पास सबसे बड़ा नंबर 8 है। आप देखो क्या 8 की अगर हम बात करें, क्या 2 के टेबल में 8 आ रहा है? क्या 4 के टेबल में 8 आता है? क्या 8 के टेबल में 8 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आपके पास 8 ही LCM हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। कई बार अगर नहीं ना होता ऐसा, आपको डबल करना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2, 4 और 5। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 5 है। आपने देखा 2 के टेबल में तो 5 आता ही नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 5 का डबल करो, 5 का डबल होता है 10। 2 के टेबल में 10 आता है? बिल्कुल आता है। लेकिन 4 के टेबल में तो आता ही नहीं, 10 भी नहीं हो सकता। 10 का डबल करो 20 आ जाएगा। 2 के टेबल में 20 आता है? आ रहा है। 4 के टेबल में आता है? आ रहा है। 5 के टेबल में आता है? आ रहा है। इसका मतलब 20 हमारे पास LCM हो जाएगा। एक तो ये हो गया जल्दी करने का तरीका। जैसे एक और अगर हम बात करें 5 और 7, जो भी प्राइम नंबर होते हैं ना, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। प्राइम नंबर मतलब 5 जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। 7 जो 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। ऐसे नंबर होंगे ना, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर होगा वही आपका LCM होगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35 आ जाएगा। 35 से आपके पास LCM आ जाएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 5 के टेबल में 35 आ रहा है, 7 के टेबल में 35 आ रहा है। इतना क्लियर हो गया? ये कोई बेसिक कंसेप्ट आप LCM HCF कैसे निकालते हो। अब एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है कई बार, LCM × HCF जो है वो प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स का। जैसे कोई क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ गया, कहा गया कि कोई नंबर है आपके पास, कोई नंबर है आपके पास, उसका LCM 4 है और उस नंबर का जो कोई दो नंबर है आपके पास, उनका LCM 4 है, उनका HCF मान के चलो 2 है। आपको ऐसे दे दिया LCM जो 4 है, LCM 2 है आपके पास। उनमें से जो दो नंबर थे उनमें से आपके पास एक नंबर 48 है, आपको बताना दूसरा नंबर क्या होगा। अब दूसरे नंबर को X सेलेक्ट कर लो, सब कुछ आपके सामने तो है, बस उसको सॉल्व करना है आपने। क्लियर हो गया? ये बेसिक से एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कैसे करना होता है। एक फॉर्मूला रहता है LCM × HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कई बार क्या होगा, आपको दो नंबर दिए होंगे, उनका LCM दिया होगा, आपको HCF कैलकुलेट करना है। जो भी दो नंबर आपको गिवन थे वो यहाँ पे लिख दो, LCM आपको पता ही है, आपको HCF कैलकुलेट करना है, इसको X सेलेक्ट कर लो, तो बस इसको सॉल्व तो करना है, वो आप कर लोगे। क्लियर हो गया? और कई बार क्या होता है, आपके पास फ्रैक्शन की चीज़ आ जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, आपको दे दे 2/3 और आपको दे दे यहाँ पे 5/6, ठीक है। आपको बोल दे इसका LCM निकालो। अब इसका LCM कैसे निकालोगे आप सभी? अब आपने क्या करना है, आपको LCM बोला ना, इसका LCM निकालना है। तो जो भी ऊपर वाले नंबर हैं पहले आप उनका LCM निकालो,
ऊपर वाले नंबर मतलब न्यूमरेटर की बात करें, इन सभी का एलसीएम कैसे निकालेंगे? मुझे पता है बड़ा नंबर 5 है, तो 2 के टेबल में तो 5 आता नहीं है, 5 को डबल करूँगा 10 हो जाएगा। 2 के टेबल में भी 10 आ रहा है, 5 के टेबल में भी 10 आ रहा है, ऊपर में 10 लिख दूंगा। अब नीचे की तरफ क्या करूँगा? आपसे पूछा था ना एलसीएम कैलकुलेट करना है, आपने ऊपर वाले नंबर का एलसीएम कर दिया, बट अब आप क्या करोगे? नीचे वाले नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट करोगे। मुझे पता 3 और 6 है, अगर मैं गैप निकालना चाहूँ तो 3 का गैप आएगा, 3 के टेबल में भी 3 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, इसका मतलब 3 हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा, 10/3 आपके पास आंसर आ गया। अगर यही सेम क्वेश्चन होता, आपको कहा होता कि आपने क्या करना है, आपने इनका एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करते हैं? आप ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट करते और नीचे वाले नंबर का एलसीएम कैलकुलेट कर लेते। अपोजिट हो गया। क्लियर हो गया? आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना वो बिल्कुल सिंपल होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे, बस आपको कंसेप्ट पता होगा ना, तो कैलकुलेशन आपके लिए वो ट्रिकी नहीं बनाएंगे, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल से होगी, बस आपको पता होना चाहिए करना क्या आपने। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें इतने क्वेश्चंस बड़े हैं आपके लिए फिलहाल, क्योंकि पूरा मैं आपको नहीं करवा सकता एक वीडियो में, यहाँ पर सिर्फ को ओवरव्यू देना चाहता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50, 2 जो है वो 50 का कितना परसेंट है? अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप क्या करोगे? जैसे आपके एग्जाम में आता है, आपको कोई बोलता है कि आपके 80% आए थे, आपके एग्जाम में 80% आए, तो आपके जो 80% है वो 500 के कितने? आपको 500 में से नंबर मिले थे, आपको कहा गया जो आपके 80% है वो 500 में से कितने? वैसे ये क्वेश्चन है, कहा गया 2 जो है वो 50 का कितना परसेंट है? 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। आप क्या करोगे? जो भी आपको नंबर दिया हुआ है ना उसको ऊपर की तरफ लिख दो, 50 का कितना परसेंट है आपसे पूछा हुआ ना, डिवाइड बाई 50 इंटू 100 कर लो। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 2 कितने परसेंट है 50 का? बस 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंट आपको बतानी है ना, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, इसको सॉल्व कर लो, ये 2 के टेबल से कट जाएगा तो 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 2 जो है वो 4% है 50 का। क्लियर हो गया? ऐसी चीज़ याद रखना। फिर कभी आपको क्या कहा जाएगा? हाँ, जैसे क्वेश्चन था, कहा गया कि x% ऑफ 25/2 इज 100, कहा गया था x% जो है x% ऑफ 25/2, ऑफ को मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो x% है ना, परसेंट दिया हो तो डिवाइड बाय 100 कर लो। x%, ये मैंने लिख दिया x% मतलब 100, x डिवाइड बाय 100 कर लिया। कहा था x% ऑफ 25/2, x% ऑफ 25/2 जो है वो 100 के बराबर है, ये से क्वेश्चन में कहा गया था। ऐसे लिखा नहीं होता, लिखा होता x% ऑफ 25/2 इक्वल्स टू 100, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको ये बताना था, x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, हमने सिंपल इसको फॉर्म में लिख दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में, x% ऑफ 25/2 इज इक्वल टू 100। आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आपके पास 800 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे चलते कई बार क्या होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि कहा जाता है कोई आर्टिकल है उसका प्राइस इतने % बढ़ गया या इतने % कम हो गया, या पहले 20% बढ़ा फिर 50% बढ़ गया, तो बताओ नेट इंक्रीज क्या हुआ। या कोई बोलता है पहले 20% कम हुआ फिर 30% कम हो गया, बताओ नेट डिक्रीज कितना हुआ। या कभी बोलता है एक बार इतने % बढ़ गया, दूसरी बार इतने % कम हो गया, बताओ नेट चेंज क्या हो गया। इन सभी क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, वो ये है a + b + a × b और 100। इसमें a आपके पास क्या है, जो पहली बार में इंक्रीज हुआ होगा, तो अगर मान के चलो पहली बार में चीज़ इंक्रीज हुई है इसको प्लस ले देना, अगर चीज़ डिक्रीज हुई है इसकी वैल्यू माइनस कर लेना। ये सेकंड टर्म है, सेकंड टाइम अगर चीज़ कोई इंक्रीज हुई थी प्लस कर दो, डिक्रीज हुई थी तो माइनस कर दो। सिंपल फंडा ये है, फॉर्मूला तो आपके सामने ये है, बट अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही होगी ना उसको प्लस ही रखना, कोई चीज़ डिक्रीज हो रही होगी उसको माइनस कर देना। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था सैलरी है कोई पर्सन है, उसकी सैलरी जो है पहले 20% बढ़ती है और फिर 20% कम हो जाती है, तो बताओ नेट कितना चेंज हो उसकी सैलरी में। अब कैसे करोगे, पहले 20% बढ़ी थी तो इसका मतलब प्लस ए जो आपका प्लस बन जाएगा, फर्स्ट टाइम आपकी बढ़ी थी ना, आप इसको पॉजिटिव का पॉजिटिव लिख दिया, सेकंड टाइम वो कम हो गई है, कम हो गई तो उसको माइनस कर लोगे तो -20 लिख दोगे। ठीक है, आगे फॉर्मूले वाला प्लस तो हम वैसे ही लिख देते हैं, तो पहले आपके पास बढ़ी थी फिर आपके पास कम हुई थी, डिवाइड बाय 100। समझ गए? ए आपके पास क्या था, ए पॉजिटिव था 20 वाला, बी आपके पास -20 वाला था, आपने वैल्यू को असाइन कर लिया। अब इसको सॉल्व करना था, 20 - 20 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 0 बन जाएगा ये, तो इसको सॉल्व करेंगे, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 डिवाइड बाय 100, ये माइनस का साइन रहेगा, 0 0 कट जाएगा तो -4% आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हो सकता है -4% दिया होगा, ये लिखा होगा डिक्रीज बाय 4%, तो पे माइनस का मतलब भी ना डिक्रीज हो गया है, तो 4% डिक्रीज वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आंसर आपको पॉजिटिव आता है इसका मतलब 4% बढ़ा है। समझ गए हो? इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। आगे चलते जैसे हम अगर बात लेके चलें, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में कई सारे फॉर्मूलाज होंगे, ये आपको याद कर लोगे ना तो एवरेज क्वेश्चन कई सारे आप कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेके चलें,
एक फार्मूला आता है फर्स्ट एन इवन नंबर कैलकुलेट करने हो उसका फार्मूला होता है n+1। आपको एग्जाम में बोल दे कि पहले 20 एन इवन नंबर ने अगर आपको बोल देगा बताओ कि फाइंड द एवरेज, आपको एवरेज निकालनी है पहले 10 इवन नंबर की, पहले 10 इवन नंबर की एवरेज निकालनी है, तो पहले 10 इवन नंबर को लिखना स्टार्ट कर दोगे, वो डिफिकल्ट बन जाएगा। आप सिंपल फॉर्मूला यूज़ करो, 10 आपसे पूछेगा ना 10 इवन नंबर, तो एंड की जगह आप 10 सब्स्टिट्यूट कर दो, 10+1 आपको बस आंसर 11 हो जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो फॉर्मूले आपको स्क्रीन में दिखे थे ना आपको, वो सारे याद कर लो, वो आपके काम आने वाले हैं। जैसे एक फॉर्मूला आपके पास है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर लो। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि आपको इनकी एवरेज बताना है, कुछ नंबर्स आपके सामने गिवन थे 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से आपके सामने एग्जाम में नंबर से कुछ क्वेश्चंस थे, आपको बताना था कि इनका जो है वो एवरेज क्या होगा। अब हमें पता है ये कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब पहले 2 का गैप था, फिर से 2 का गैप था, फिर 2 का गैप, 2 2 इस तरह से गैप बढ़ते जा रहा है, ये कंसेक्यूटिव नंबर है आपके पास। इनके आपको एवरेज निकालनी है, तरीका क्या है, फर्स्ट नंबर लिखो प्लस लास्ट नंबर लिखो, डिवाइड कर दो 2 से, तो 13+1 14, 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे, हमारे पास आंसर 7 आ जाएगा। किसी तरह का यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए। इतना क्लियर हो गया, ये भी आपको समझ आ गया होगा कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो बस फॉर्मूला याद रख लेना, कई सारे क्वेश्चंस हो गए, आप आराम से कर लोगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, एक और क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखो क्या कहा गया था। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, यहाँ पर कहा गया था 12x + 12y जो है वो आपके पास 108 के बराबर दिया हुआ है। आपको कहा गया है 10x + 10y जो है वो 108 के बराबर है। एक सेकंड रुक जाओ, 12x + 12y जो 108 के बराबर है, इसको हम यहाँ से उठा देते हैं। चलो 12x + 12y जो है वो 108 के बराबर है। आपको बताना था x + y की एवरेज क्या होगी, x + y की जो एवरेज है वो क्या होगी, आपको ये बताना था। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x + y की एवरेज निकालनी है ना, तो हम क्या करते हैं 12 को, मुझे पता है x + y आ सकता है, अगर मैं 12 को कॉमन ले लूँगा तो मैं ये x + y कर लेता हूँ। 12 मैंने कॉमन ले लिया, x + y बच जाएगा, = 108 कर लिया। अब ये 12 यहाँ पे डिवाइड में हो जाता है ना, जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है दूसरी साइड डिवाइड में आ जाती है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे पता है 12 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 108 आ जाएगा, तो इसको मैं 9 के बराबर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास x + y की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है 9, बट उसने मुझसे पूछा था कि x + y के वो एवरेज बतानी है। अब एवरेज कैसे बताएंगे, मुझे पता है 2 नंबर है ना, 2 नंबर की एवरेज निकालनी है, तो दोनों नंबर को सम करना होगा, डिवाइड बाई 2 करना होगा। अगर 3 नंबर होते मैं 3 नंबर को ऐड करता, डिवाइड करता 3 से। 4 नंबर होते, चारों नंबर लिखता, उनको ऐड करके 4 से डिवाइड कर लेता। यहाँ पे 2 ही नंबर है ना, दोनों को लिखा, 2 से डिवाइड कर दिया। इसको भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वेशन बराबर थी ना, अगर इसको 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। इसका मतलब x + y की एवरेज आपके पास क्या आ गई है 4.5 आ गया, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि जैसे मान के चलो आपको किसी क्वेश्चन में कहा जाता है आपके पास 500 रुपये हैं, आपके पास 500 रुपये, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, एक तरीका आपको बता रहा हूँ। आपके पास 500 रुपये, आपने उनको 3 बच्चों पे बांटना है, एक बच्चा P है, एक Q है, एक का नाम R है। आपने क्या करना है, इन 500 रुपये को ना इन तीनों में बांटना है, और किस रेशो में बांटना है, इस तरह से बांटना है कि इस 500 का 5th पार्ट इसके पास आना चाहिए, 3rd पार्ट इसके पास आना चाहिए, 2 पार्ट इसके पास आना चाहिए। मतलब आपने इन 500 रुपये को इन 3 बच्चों में बांटना है, इस रेशो में बांटना है, 5:3:2 की रेशो में बांटना है। तो बताओ कि P के पास कितने रुपए जाएंगे, फिर Q को कितने पैसे देने पड़ेंगे और R को कितने पैसे देने पड़ेंगे। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपके पास जैसे मान के चलो 5 शर्ट्स हैं या आपके पास 1000 शर्ट्स हैं, आपने 50 बच्चों को बांटनी है या 4 बच्चों को बांटनी है। 1000 शर्ट्स हैं, आपने 4 बच्चों को बांटनी है, एक को 3 की रेशो में बांटनी है, एक को 5 की रेशो में बांटनी है। कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है, कंसेप्ट सेम रहने वाला है। अब आपको पता है 500 रुपये हैं, 3 बच्चों में बांटने हैं, इस रेशो में बांटने हैं। आपने क्या कर देना है, जो भी रेशो दी गई है उसको ऐड कर देना है, इसके बराबर इक्वेट कर देना है, क्योंकि फाइनली इसी को तो अपने रेशो में डिवाइड कर रहा है ना, इसी का ये रेशो बनानी है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं रेशो का अगर सम कर दूंगा 5 + 3 8 + 2 10, तो मैं 10 को किसके बराबर इक्वेट कर सकता हूँ, मतलब 10 रेशो जो है वो 500 के बराबर हो जाएगी। अगर टोटल मिला दूँ तो 10 रेशो में पास 500 के बराबर हो जाएगी। अगर मैं एक रेशो की बात करूँ तो 500 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा ना हमारे पास, ये 10 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक रेशो जो है वो मेरे पास 50 के बराबर आ गई है। अब एक रेशो की मेरे पास वैल्यू पता लगी 50 के बराबर है। अब P को अपने कितने रेशो देनी है, P को अपने 5 रेशो देनी है ना, तो एक रेशो अगर 50 के बराबर है तो 5 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो 250, यानी कि P को 250 रुपये देने पड़ेंगे। Q की बात कर लेते हैं, Q को 3 रेशो देनी है,
1:50 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 150 हमारे पास आ जाएगा। इतना समझ आ गया। P/5 के बराबर है तो हमें पता है 1:50 के बराबर है तो 5 रेशोज के बराबर हो जाएगी। क्योंकि बात करें 1:50 के बराबर है तो 3:150 के बराबर हो जाएगी। R की बात करें, R 2 रेशो है, 1:50 के बराबर है, 2 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। देखो 500 बांट देना, 250 150 कितने हो गए, 400 हो गए और 100 500 हो गए। 500 रुपये बांट दिए इस रेशो में और आपको समझ आ गया P को कितने मिले होंगे, Q को कितने मिले होंगे, R को कितने मिले होंगे। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि जैसे मान के चलो ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है, जैसे कहा गया ए जो है, ए कोई पर्सन है वो किसी काम को करने में 4 दिन का टाइम लगाता है, बी एक पर्सन है वो किसी काम को करने में 6 दिनों का टाइम लगाता है। अगर वो दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं तो कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, ए जो है वो किसी काम को करने में कितना टाइम लगा रहा है, ए किसी काम को करने में 4 दिनों का टाइम लगा रहा है। बी की बात करें वो किसी काम को करने में 6 दिनों का टाइम लगा रहा है। अब दोनों मिलकर अगर काम करना स्टार्ट करेंगे तो कितने दिनों में सारा काम खत्म करेंगे वो आपको बताना है। आपने यहाँ पर क्या करना होता है, एलसीएम वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगता है। आपने पहले निकालना होता है टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका हमने एलसीएम निकालना है। 4 और 6 का एलसीएम हमें समझ आ गया, 4 और 6 का एलसीएम 24 आ जाएगा, नहीं 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा क्योंकि मुझे पता है 6 है ना, 6 के डबल करूँ 12 आ जाएगा। तो 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। तो A + B की अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारे पास A 4 दिनों में काम खत्म कर रहा है, B 6 दिनों में काम खत्म कर रहा है। टोटल काम हमने निकाल दिया। टोटल काम कितना होगा, 12 यूनिट। अब A जो है वो एक दिन में कितना काम करता होगा, 12/4 कर लो, एक दिन में 3 यूनिट का काम करता होगा। B जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, ये 12/6 कर लो, B एक दिन में 2 यूनिट का काम करता होगा। अब दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर देंगे, A और B दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर देंगे, एक दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे। क्लियर हो गया। फिर से रिपीट करूंगा, पहले हमने देखा कि टोटल काम कितना है, फिर हमने उनके एक दिन का काम निकाल दिया। अब दोनों ने मिलकर एक दिन में 5 यूनिट का काम किया। हमें बताना टोटल कितने दिन लगेंगे ना, फिर से वही काम है, टोटल 12 था, /5 यूनिट कर लो, ये आपके पास डेज आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास डेज आ जाएगा, 12/5 डेज में काम खत्म हो जाएगा। इतना समझ आ गया होगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन और है, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया था, ए जो है वो किसी काम को करने में 6 दिन का टाइम लगाता है, बी जो है वो किसी काम को करने में 12 दिनों का टाइम लगाता है, और दोनों मिलकर ना 3 दिन तक काम करते हैं। और फिर ए जो है वो, या फिर कहा गया ए जो 3 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ के चला जाता है। तो बताओ कितने दिनों में सारा काम खत्म होगा। क्या कहा गया था, ए जो है वो किसी काम को करने में 6 दिनों का टाइम लगाता है, बी जो किसी काम को करने में 12 दिनों का टाइम लगाता है, ए 3 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो कितने दिनों में सारा काम खत्म होगा। अब कैसे करना है, यहाँ पर भी फंडा है। सबसे पहले आप निकालो टोटल काम कितना है, हम इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हम एक एक दिन का काम निकालेंगे, ए जो है एक दिन में कितना काम करता होगा, 12/6 कर लो, एक दिन में 2 यूनिट का काम करता होगा। बी की बात करें, एक दिन में वो कितना काम करता होगा, 1 यूनिट का काम करता होगा। डिवाइड कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। दोनों मिलकर अगर हम बात करें, A + B दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर देंगे, एक दिन में 3 यूनिट का काम करेंगे। अब आगे क्वेश्चन समझो, अगर वो पूछा होता ना कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, हम सिंपल 12/3 कर लेते, 4 डेज में सारा काम खत्म हो जाना था। बट हमसे कहा गया है कि ए जो है वो 3 दिनों के बाद काम छोड़ के चला जाता है। ए अगर 3 दिनों के बाद काम छोड़ के चला जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना कि 3 दिन तक तो दोनों ने सेम काम किया है। इसका मतलब 3 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया था, 3 दिनों के बाद ए छोड़ के गया है ना, तो एक दिन में वो दोनों मिलकर 3 यूनिट का काम कर रहे हैं, 2 दिनों में 6 यूनिट का काम करेंगे, 3 दिनों में दोनों मिलकर 9 यूनिट का काम कर लेंगे। इसका मतलब 9 यूनिट का काम तब तक हो गया था, जब ए छोड़ के गया तब तक 9 यूनिट का काम तो हो गया था। अब हमारे पास कितना यूनिट काम बचा है, टोटल 12 यूनिट था ना, 9 यूनिट का हो गया है, 3 यूनिट का काम बचा है। अब ये 3 यूनिट का काम कौन करेगा, वो काम करेगा बी। तो बी कितना टाइम लगाएगा, 3/1 कर लो, इसका मतलब बी जो है वो 3 दिन लगाएगा। क्लियर हो गया। पहले दोनों ने मिलकर 3 दिनों तक काम किया था, बी ने 3 दिन और लगाए काम खत्म करने में, इसका मतलब टोटल जो काम है वो 6 दिनों में खत्म हुआ है। अगर नहीं समझ आया है एक बार दोबारा से रिपीट करना वीडियो को और आपको समझ आ जाएगा। हमने क्या किया, पहले निकाला कि टोटल काम कितना था, एक एक दिन का काम निकाल दिया। ए 3 दिन पर काम छोड़ के चला गया था, तो हमने 3 दिन का काम निकाला, इतना हो गया। जो बाकी बचा हुआ काम है वो बी ने किया था। क्लियर हो गया। आगे चलते कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पे मेंसुरेशन की बात करें ना, यहाँ पर बस आपको फॉर्मूलाज याद रखना है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते नहीं है। बेसिक फॉर्मूलाज आपको समझ आ गया ना मेंसुरेशन के, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। बस आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूला याद करोगे तो क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। मेंसुरेशन का वीडियोस देखना चाहते हो ना, तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट में वीडियोस मिलेंगी,
जैसे मेंसुरेशन के पार्ट 1 की बात करें, 4 पार्ट बनेंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ पार्ट 1 देखना है और पार्ट 3 वाला देखना है। पार्ट 2 और पार्ट 4 देखने की ज़रूरत नहीं है, पार्ट 1 और पार्ट 3 देख लेना, वो भी काफ़ी है आपके लिए। मेंसुरेशन की बात करें, फार्मूला जैसे कि एग्जाम्पल लेके चले आपके सामने स्क्रीन में फार्मूलाज हैं। अगर हम जैसे स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर का फार्मूला क्या बनता है, जैसे स्क्वायर के एरिया की बात करें, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया की बात करें होता है साइड का स्क्वायर, और पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स ए, मतलब 4 इंटू साइड, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर का। अब मान के चलो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आगे, कोई आपका स्क्वायर है, जो कोई आपका स्क्वायर फील्ड है, उसका आपको एरिया दिया हुआ है, आपको एरिया दे दिया 25 मीटर स्क्वायर, आपको दे दिया एरिया 25 मीटर स्क्वायर, तो आपको बताना है कि पेरीमीटर कितना होगा, उस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा। क्लियर हो गया। एक आपको फील्ड बोलते हैं, एक फील्ड है वो स्क्वायर टाइप की है, उसका एरिया 25 मीटर स्क्वायर है, उसको बताओ पेरीमीटर कितना होगा। अब आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू ए है, मतलब 4 इंटू साइड है, आपको साइड का पता होगा तभी पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको साइड कैलकुलेट करनी है, आप कैसे करोगे, आपने उसको हिंट दिया है, उसने आपको हिंट दिया है एरिया 25 मीटर स्क्वायर है, मुझे पता है 25 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं साइड निकालना चाहता हूँ, ये स्क्वायर यहाँ पे जाके रूट बन जाएगा, तो मेरे पास 5 आ जाएगा। साइड मेरे पास 5 आ गया ना, अब मेरे पास साइड 5 आ गया है, तो पेरीमीटर का मुझे पता है 4 इंटू साइड होता है, ए मतलब साइड, तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड की जगह मैं 5 लिखूंगा, तो पेरीमीटर मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 मीटर मेरे पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरह से अपने क्वेश्चन को करना होता है। आपके खाली मैंने स्क्वायर वाला टाइपों को बताया, रेक्टेंगल से भी पूछ सकता है, स्क्वायर से भी पूछ सकता है, स्क्वायर को तो बता दिया, रेक्टेंगल से पूछ सकता है, सर्कल से पूछ सकता है, ट्राइंगल से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बेसिक कंसेप्ट यही रहने वाला है, बस यहाँ पे कंडीशन रहती है आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, फॉर्मूला नहीं आएंगे या मेंसुरेशन क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, और मेंसुरेशन के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, सर्कल की बात करें, आपको क्वेश्चन गिवन है, उसमें गिवन एक सर्कल है, सर्कल का जो एरिया है वो 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एक सर्कल है, उसका एरिया है। आपको बताना है उसकी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, आपको सर्कल की सर्कमफ्रेंस बतानी है। अब आपको पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आपको पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 तो हमें पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, आर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसने आपको हिंट तो दी है, एरिया उसने दिया आपको 9 पाई, तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया इक्वल्स टू 9 पाई एज इट इज कर लिया। यहाँ से पाई और पाई कट जाएंगे, इस स्क्वायर की बात करूँ ये यहाँ पे जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो आर यहाँ से मेरे पास 3 आ जाएगा। आर जब आपके पास 3 आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर में गिवन था। जब आपके पास आर 3 सेंटीमीटर आ गया तो आप सर्कमफ्रेंस तो निकाल ही सकते हो। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू पाई इंटू आर, तो आपके पास 6 पाई आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर पाई की वैल्यू डालना चाहते हो तो 22/7 कर लो, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मर्जी करो, आपकी अपनी मर्जी है। क्लियर हो गया। बस इसमें बेसिक यही है सॉरी, कि आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए, जब तक आपको फॉर्मूलेज नहीं आएंगे तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बेसिक्स आपको मैं कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट जो क्लास 4 के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपको वहाँ पे वीडियोस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो 1-2 फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा, आपके सामने स्क्रीन में फॉर्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज एक बार आप देखो, उस फार्मूला के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सभी फार्मूले पे आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बट बेसिक जो क्वेश्चन है ना आपको वो करवा दूंगा इस प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में। जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलें, एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, अ मैन परचेज अ टेबल फॉर ₹25। एक आदमी है, उसने 25 रुपये में एक टेबल खरीदा और उसको फिर 30 रुपये में बेच दिया। एक आदमी है, उसने टेबल खरीदा कितने में, 25 रुपये में, और बेचा कितने में, 30 रुपये में। आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला को स्क्रीन में दिख रहा होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। वैसे लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे कहा गया एक आदमी ने परचेज किया टेबल 25 रुपये में, उसने परचेज किया ना, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी होगी 25 रुपीज़। उसने 25 रुपये में खरीदा है ना, तो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी 25, और बेचा कितने में, 30 रुपये में बेचा है। तो उसने बेचा है ना, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा, 30 रुपये में बेचा है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला था प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर लॉस परसेंट निकालना होता तो मैं प्रॉफिट की जगह आप लॉस डाल देते, ठीक है। अब आपको पता है उसने 25 रुपये में लिया था, 25 रुपये में खरीदा था, 30 रुपये में बेचा है, इसका मतलब 5 रुपये का उसको बेनिफिट हुआ, तो प्रॉफिट की जगह 5 लिख दोगे। प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकालते हैं ना, 30 माइनस 25 और 5 आपके पास आ जाएगा। आपने प्रॉफिट निकाल दिया, कॉस्ट प्राइस आपको पता है 25 था, इंटू 100 कर लो आप इसको।
ये कट जाएगा 4 से, तो 20% का इसको फ़ायदा हुआ था। क्लियर हो गया? ऐसे करते हैं ये बेसिक वाले क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, कहा गया बिजनेसमैन जो है उसने परचेज के एक आर्टिकल, उसने एक आर्टिकल खरीदा कितने का, 27 रुपीज़ का, और उसको फिर 10% के प्रॉफिट में बेच दिया। उसने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, उसको कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा है, 10% के प्रॉफिट में बेचा है। आपको बताना सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस का आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, एक कॉस्ट प्राइस इंटू, एक आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा ना सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, ये लोग फॉर्मूला दिख रहा होगा। वैसे अगर हम बात करें लॉस की बात करें, तो लॉस के केस में यहाँ पे 100 माइनस L% हो जाता है। L मतलब लॉस परसेंट, ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहता है सेलिंग प्राइस का। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको कि बिजनेस पर्सन उसने आर्टिकल खरीदा 25 रुपये में, इसका मतलब 25 रुपये से क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और कितने परसेंट के प्रॉफिट में खरीदा, 10% के प्रॉफिट में खरीदा ना, 100 प्लस 10% के प्रॉफिट में खरीदा, 10 हमने लिख दिया, डिवाइड बाय 100 कर लिया। बस अब इसको सॉल्व ही करना है, सॉल्व कर लेते हैं। 25 को 1 से काटो, 25 को 4 से काटो, 110 डिवाइड बाय 4 आपके पास सेलिंग प्राइस इसका आ जाएगा। ठीक है, तो 27 रुपये में था ना, ठीक है, हमने यहाँ पे 25 रुपये ले लिया है। अगर 25 रुपये होता, मान के चलो क्वेश्चन 27 है ना, अगर 25 रुपये होता हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, बट क्वेश्चन 27 है ना, हम इसको 27 कर लेते हैं और इसको 100 का एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, 25% के हिसाब से आपको सॉल्व कर लिया, 27% के हिसाब से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 27 इंटू 110 डिवाइड बाई 100 आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 27 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270, तो 297 आ जाएगा। 297 डिवाइड बाई 10 सॉल्व करना पड़ेगा, 29.7 आपके पास आंसर आ जाएगा। 29.7 आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे और अगर हम यहाँ पे बात करें, और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस करने वाला, एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस करने वाला। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है, अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 40%। ठीक है, एक आदमी जो है वो क्या करना चाहता था, एक कोई आर्टिकल है उसके पास, एक चीज़ है उसके पास, उसको वो बेचना चाहता था 40% के प्रॉफिट के साथ, वो किसी चीज़ को बेचना चाहता था। फिर कहा गया बट ही एक्चुअली सोल्ड एट, लेकिन हुआ क्या, उसने 40% के नुकसान भी बेच दिया। वो चाहता था कि 40% का प्रॉफिट हो, बट उसने जो बेचा है ना, उसको 40% का नुकसान हो गया। तो बताना है बट ही सोल्ड एट 40% लॉस फॉर 480 रुपये। उसने 480 रुपये का बेचा और उसको 40% का लॉस हो गया। एट वट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू लर्न। ठीक है, अब आपको तो देखो क्वेश्चन रिपीट करता हूँ मैं। यहाँ पर कहा गया है, एक आदमी है, वो कोई चीज़ है, उसको 40% के प्रॉफिट में बेचना चाहता था, लेकिन जब उसने बेचा ना, कितने रुपये में बेचा, उसने 480 रुपीज़ में बेचा। उसने 480 रुपीज़ में बेचा और उसको 40% का नुकसान हो गया। तो कहा गया वो एट वट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट, वो कितने रुपये में उसको बेचना चाहता था, वो कितने रुपए में उसको बेचना चाहता था ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके, आपको वो बताना है। समझ गए हो, जितने रुपए में वो बेचना चाहता था वो आपको बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। आपको पता है प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है ना, इसका फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय, एक सेकंड रुक जाओ, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना ना, प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। एक तो ये फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन में और होगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ, आप उसकी हेल्प से करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। आप पता है इसकी हेल्प से करना, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना ना कि कितने रुपए में वो बेचता उसको प्रॉफिट होता। एक तरह से आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, कितने परसेंट में वो कितने रुपए में बेचता उसको प्रॉफिट हो जाता। इसका मतलब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला हमारे पास था कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला था। उसको प्रॉफिट में बेचना था ना, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, बट इसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, हमें तो पता है उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए था, हम भी इसके तो 40 लिख देंगे, बट हमें कॉस्ट प्राइस का पता नहीं है, हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है उसने एक्चुअली बेचा कितने का, उसने बेचा था 480 रुपीज़ का, 480 रुपीज़ का बेचा ना उसने, हाँ बिल्कुल, उसने 480 रुपीज़ का बेचा था। एक और ये जब उसने 480 रुपीज़ में बेचा, उसको 40% का लॉस हुआ था ना, उसको 40% का लॉस हुआ था। अब लॉस के केस में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, लॉस के केस में फॉर्मूला बन जाता है CP इंटू 100 माइनस L डिवाइड बाई 100। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है जब लॉस होता है। तो सेलिंग प्राइस आपको पता है 480 है, अब हम इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस को हम ऐसे लिख देते हैं, 100 को हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस L कितना हो जाएगा, 40% का लॉस हुआ था ना, डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल जाएगी, समझ गए ना, जैसे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल जाएगी, ऐसे निकालेंगे 480 इंटू 100, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू CP, 100 में से 40 माइनस करोगे 60 आ जाएगा आपके पास। इतना क्लियर हो गया, ये 60 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा,
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो 0, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपके पास 800 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब कॉस्ट प्राइस आपके पास 800 आ गया, आपको बताना है वो कितने रुपए में बेचता है, उसको 40% का प्रॉफिट होता है। अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस आपको पता है 800, उसको प्रॉफिट चाहिए था 40% का, डिवाइड बाय 100 कर लो। बस इसको आपको सॉल्व करना है, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 को मल्टीप्लाई करना आपने 140 से, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, 8 को 4 से 32 आ जाएगा, 8 को 32 1020 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1020 आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, 1120 के में मिस्टेक हुई है क्या, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32, अच्छा ठीक है 1120 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपको करेक्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब आपको होता है ना कि वो इतने % के प्रॉफिट में बेचना चाहता था, इतने % बेच दिया, मेन फंड आपके फॉर्मूला अपने ये यूज़ करना है, आपको ना सेलिंग प्राइस निकालना था ना, बट आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए था, आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए था और कॉस्ट प्राइस आपने यहाँ से निकाल दिया। समझ गए, इन्हीं 2 फॉर्मूलों को अपने यूज़ करना था, इन्हीं को घुमा फिरा के आपने इसका आंसर निकालना था। ये आपको कवर हो गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे डीप में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आप अपने लेवल पे इसको कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको दिख भी रहा होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला रहता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको समझ आ गया क्या फॉर्मूला रहता है। अब जैसे क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹205.6% पर एनम, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे बेस्ड है। आपको कहा गया कि बताओ 2-3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कहा गया बताओ क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा 200 रुपये, प्राइस उसने आपको दिया हुआ 200 रुपये का प्राइस है, रेट कितना है 6% पर एनम है, ये भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है 5 साल का टाइम है, सब कुछ तो दिया हुआ, आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, आराम से कर सकते थे। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास अमाउंट वाला फॉर्मूला एक और आता है, ये होगा ना सिंपल इंटरेस्ट, एक फॉर्मूला होता है अमाउंट वाला, वो किसके बराबर होता है, जैसे यहाँ पे बात करें प्रिंसिपल इंटू 1 + R इंटू T/100, एक ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ किया जाता है। एक होता है अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट तक आपको पहले से गिवन होगा उसमें प्रिंसिपल ऐड कर दो, आपका अमाउंट निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, आपको प्रिंसिपल पहले से गिवन था, आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों को ऐड कर देते अमाउंट जाता। कभी कभी क्या होता है आपको सारी चीज़ें नहीं गिवन होती हैं, आप कैसे करते हो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको कहा गया है इन व्हाट टाइम विल 1860 अमाउंट टू 2641.20 एट सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। ठीक है, आपको यहाँ पर कहा गया कि आपके पास ना 1860 हैं। ठीक है, 1860 आपके पास रुपीज़ हैं, ये कितने देर बाद इनका जो है 2641.20 रुपीज़ बन जाएंगे। आपके पास इतने रुपए हैं, कितनी देर के बाद वो इतने रुपए बन जाएंगे, अगर उसमें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 12% के हिसाब से लगता जाएगा, अगर उसमें सिंपल इंटरेस्ट 12% के हिसाब से लगता जाएगा। अब इस चीज़ पे ध्यान पे देखो तो आपको दिख रहा होगा अमाउंट आपको दिया हुआ है कि अमाउंट आपका इतना बनना चाहिए ना, अमाउंट आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, आर की बात करें आर भी आपको दिया हुआ है, सिर्फ आपको टी कैलकुलेट करना था ना, टी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया, अमाउंट आपको बताया हुआ था, प्रिंसिपल आपको बताया हुआ था, आर भी दिया था, टी कैलकुलेट करना था, आपने फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना था, आपका आंसर आ जाना था। वैसे हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो कि सिंपल इंटरेस्ट वाला। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या रहता है P × 1 + R T/100 की पावर n। ठीक है, ये लो फॉर्मूला को कंपाउंड इंटरेस्ट का रहता है। अब यहाँ पर क्या है, ये 100 है। ठीक है, यहाँ पर हमने n क्यों लगा दिया, यहाँ पे t क्यों लगाया था, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक ही रहता है, सिंपल इंटरेस्ट ना हर साल एक ही रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पे इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, इसलिए यहाँ पे n वगैरह लिखा रहता है। यहाँ पे फॉर्मूला सेम टू सेम ही है, P × 1 + R/100 की पावर n, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जैसे कहा गया ना आपको क्वेश्चन में कि एट व्हाट रेट % पर एनम विल 2340 विल अमाउंट दिस। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, कहा गया कि कितने देर में जो 2304 रुपये जो हैं उसके 2500 रुपये बन जाएंगे, तो 2500 रुपये बन जाएंगे, इसका मतलब अमाउंट आपको दिया हुआ 2500 और आपको प्रिंसिपल भी दिया था स्टार्टिंग में 2300 और आपको टाइम भी दिया हुआ है, ये एन आपको बताता है टाइम, एन भी आपको दिया हुआ है 2, आपको बस आर बताना था, आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। ठीक है, वैसे आपको स्क्रीन में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी दिख रहा होगा, सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होती है, आपके आंसर आ जाया करेंगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बेसिक फॉर्मूलाज पे आएंगे, ज़्यादा डीप पे नहीं आने वाले, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
हालांकि कई सारे टॉपिक और भी हैं जो आपको मॉडल पेपर में देखा था, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, कुछ क्वेश्चन डीआई को भी देखने को मिले थे। 2 मॉडल पेपर मेरे पास आए थे। तो प्रोबेबिलिटी डीआई तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो वहाँ से क्वेश्चन कैसे आ गए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर, तो कई सारी चीज़ें मैंने आपको वो भी करवा दी जो सिलेबस में नहीं थी, तो वो चीज़ें आपको कवर करवाई हैं। तो एक ओवरव्यू देना चाहता था किस तरह का वो पेपर वगैरह सेट होगा, कैसे अपने अटेम्प्ट वगैरह करना है। तो वो पर्पज़ था हमारा आज की वीडियो का। मुझे उम्मीद है क्या पता आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। और कल हमारे लास्ट वीडियो हमारी यहाँ पर रहेगी जिसपे जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।